हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 में। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, देखिए अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है। देखिए यह बेसिकली एक प्रजनन की विधि होती है। ठीक है, जिसमें अंड अथवा जो मादा युग्मक होता है वो बिना निषेचन के ही भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि यह बेसिकली प्रजनन की एक विधि होती है जिसमें बिना निषेचन के ही जो हमारा अंड अथवा जो हमारा मादा युग्मक होता है उसमें नए भ्रूण तथा नए पादपों का विकास हो जाता है। ठीक है, बिना निषेचन के। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, बिना प्रजनन के जो हमारा अंड है या मादा युग्मक है वो किसमें भ्रूण अथवा नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे आप यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, इसके अलावा जो सोलेनेसी तथा कंपोजिटी कुल के जितने भी प्रजातियां हैं उनमें बेसिकली इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रजनन से जो भी बनने वाले पौधे होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा दोस्तों हमने कि जो अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस होता है यह बेसिकली प्रजनन की एक विधि होती है। और इसमें क्या होता है कि जो अंड अथवा मादा युग्मक होता है वो बिना निषेचन के ही भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कंपोजिटी तथा सोलेनेसी कुल के जितने भी स्पीसीज हैं। ठीक है, इनमें इस प्रकार का प्रजनन देखने को मिलता है। और इस प्रकार के प्रजनन से बनने वाले जो भी पौधे हैं वो साइज में छोटे आकार के होते हैं और बंधे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों आज का हमारा यानी दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। ठीक है, देखिए सेम दोनों में थोड़ा सा मात्र डिफरेंस है। ठीक है, एक है हमारा अनिषेक जनन और ये हमारा क्या दोस्तों, अनिषेक फलन। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ पौधों में बगैर निषेचन के ही, ठीक है, यानी बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है तो अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जब बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए केला, सेब, नाशपाती, अंगूर, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन पाया जाता है। ठीक है, यानी कई सारे एग्जाम्पल है जैसे केला, सेब, नाशपाती, अंगूर, पपीता और अमरूद। ठीक है, इन सभी में प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन पाया जाता है, यानी इनमें जो अंडाशय है उससे सीधे फल का निर्माण हो जाता है बिना निषेचन के। ठीक है, क्योंकि इसमें परागण के साथ ही निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है, इसलिए अलग से यहाँ पे निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी क्या होती है, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाना ही अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा या अगला टॉपिक है हमारा अपबीजाणुता किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपबीजाणुता या एपोकार्पी क्या होती है, तो यह भी बेसिकली प्रजनन की एक विधि होती है। ठीक है, और इस विधि में भी क्या होता है कि जब कोई भी द्विगुणित बीजांडकाय होता है या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए। ठीक है, देखिए जब द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से, ठीक है, यानी डिप्लॉइड बीजांडकाय, ठीक है, बीजांडकाय भी कैसा हो, डिप्लॉइड हो या किसी अन्य कोशिका से, ठीक है, एक द्विगुणित यानी डिप्लॉइड भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो जब द्विगुणित बीजांडकाय से अथवा किसी अन्य कोशिका से डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित ही भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए जैसे संतरा हो गया तथा आम में यह प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, तो यह प्रजनन बेसिकली संतरा या मैंगीफेरा इंडिका में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कोई द्विगुणित बीजांडकाय, ठीक है, यानी डिप्लॉइड बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से, ठीक है, द्विगुणित भ्रूण कोश का ही उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, अपबीजाणुता कहलाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, आम तथा संतरा। अब देखिए यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो देखिए बहुभ्रूणता अथवा पॉलीएम्ब्रियोनी, जैसा कि यहाँ पे नाम से स्पष्ट है बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि जब एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रजनन की दशा को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक ही बीज से जब एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, ठीक है, अक्सर एक बीज से एक ही भ्रूण पैदा होता है। ठीक है, तो ऐसे बीज जिसमें एक ही बीज से
एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या इस दशा को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, और यदि बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो यह बेसिकली नींबू जाति के पौधों में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यह कोनीफर्स की कई जातियों में भी सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, कोनीफर्स का मतलब होता है शंकुरूपी पौधे। ठीक है, और शंकुरूपी पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए शंकुरूपी पौधे क्या कहलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, तो उस पौधे का नीचे का जो भाग है वो कैसा है, नीचे का जो भाग है वो चौड़ा है। ठीक है, और जैसे जैसे पौधा हमारा ऊंचाई पर जा रहा है वो धीरे धीरे सकरा हो जा रहा है। ठीक है, यानी एक कोन की आकृति बनती जाती है। ठीक है, यानी एक शंकु की आकृति बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वृक्ष को हम क्या कहते हैं? कोनीफर्स कहते हैं, कोनीफर्स या शंकुरूपी वृक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि नीचे का भाग क्या हो, पेड़ का चौड़ा हो, और ऊपर जैसे ही जैसे ऊपर की शाखाएं जो है वो सक्रिय होती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वृक्ष को हम एक शंकुरूपी वृक्ष या कोनीफर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो बहुभ्रूणता है बेसिकली दोस्तों यह नींबू कुल के जातियों में सामान्य रूप से पाई जाती है तथा कोनीफर्स की कई जातियों में भी यह बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा बहुभ्रूणता की स्थिति जो है वो धान या गेहूं में भी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी ओराइजा सटाइवा में तथा टेट्रिकम स्टिवम दोनों में भी यह स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी की। और जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बने तथा सभी अंड निषेचित हों, ठीक है, या जाइगोट विभाजित हो जाए तभी बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए जो बहुभ्रूणता है वो किन किन परिस्थितियों में यानी किन किन स्थितियों में ये बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बन जाए, ठीक है, क्योंकि बीजांड में अक्सर एक ही अंड या भ्रूण कोष बनता है, लेकिन जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बन जाए, इसके अलावा सभी जो अंड बने हैं, ठीक है, उनमें निषेचन हो जाए, या कि जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट क्या हो जाए, विभाजित हो जाए आपस में, तो ऐसी कंडीशन में जो बहुभ्रूणता की स्थिति है यानी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में जो बहुभ्रूणता की स्थिति होती है वह उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बहुभ्रूणता बेसिकली क्या है कि एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न हो जाना या पैदा हो जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। और यह बेसिकली नींबू कुल की कई जातियों में पाया जाता है तथा साथ ही साथ कोनीफर्स की भी यानी शंकुरूपी जो पौधे होते हैं उनकी भी कई जातियों में सामान्य रूप से बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो बहुभ्रूणता की स्थिति है वो धान एवं गेहूं में यानी ओराइजा सटाइवा और टेट्रिकम स्टिवम में भी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा जो बहुभ्रूणता की स्थिति है वो कब उत्पन्न होती है, जबकि बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बन जाए, इसके अलावा या कि सभी अंड या जो भ्रूण कोष बने हैं वो निषेचित हो जाएं तथा साथ ही साथ यदि जाइगोट विभाजित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति में बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असंग जनन या एपोमिक्सिस। ठीक है, तो देखिए असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या होता है, यह बेसिकली प्रजनन की यह भी एक विधि होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को या ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, यह प्रजनन की वह विधि है जिसमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और बेसिकली यह दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण है वो बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है अपयुग्मन या एपोगैमी। ठीक है, तो देखिए अपयुग्मन या एपोगैमी क्या होता है कि इस विधि में जो भ्रूण का विकास होता है वो अंडकोश को छोड़ करके युग्मकोद विधि की किसी भी कोशिका से होता है। ठीक है, यानी जो भ्रूण कोश का विकास है वो अंडकोश से, ठीक है, वो अंडकोश को छोड़ करके, ठीक है, यानी एम्ब्रियो साइट को छोड़ करके यहाँ पर कहीं से भी इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, युग्मकोद विधि का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पन्न भ्रूण जो है बीजाणुविद के रूप में उत्पन्न वृद्धि करता है। ठीक है, यानी इस प्रकार यदि जो कोई भ्रूण बनता है तो उसकी वृद्धि जो है स्पोरोफाइट यानी बीजाणुविद के रूप में होती है। ठीक है, यानी अलग अलग स्पोर या बीजाणुविद बनेंगे उसके रूप में इसकी आपस में वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों जो अपस्थानिक भ्रूणता होती है वह क्या होती है, कभी कभी देखिए कुछ पादपों का क्या होता है जो भ्रूण है वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या कहा कि कभी कभी कुछ पादपों का जो भ्रूण है वो सीधे बीजांडकाय
अर्थात न्यूसेलस तथा अध्यावरण या इंटेगुमेंट की कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। तब इसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। बेसिकली नींबू में इस विधि का प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है, ठीक है। तो अपस्थानिक भ्रूणता के अंतर्गत नींबू में प्रजनन पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और पेपर में अक्सर दोस्तों ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।